हेलो बच्चों, आज हम लॉज ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बच्चों ये चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट टॉपिक था हमारे पास फोर्स। फोर्स किसी एक क्वांटिटी को बोलते हैं जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन को चेंज कर दे, मतलब कोई बॉडी रुकी हो तो उसको चला दे या चलने वाली बॉडी को रोक दे। फोर्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थे, बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सब फोर्स की टाइप्स थी। हमने इसके बाद पढ़ा था बच्चों इनर्शिया। किसी भी चीज की इनएबिलिटी का नाम था इनर्शिया, मतलब निकम्मेपन का नाम था इनर्शिया। जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है, जो बॉडी मोशन पे है वो मोशन पे रहना चाहती है, या जो बॉडी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन को फॉलो करती है, इसका नाम था इनर्शिया। इनर्शिया 3 टाइप्स का था। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे हो और रेस्ट पे रहना चाहे तो इस प्रॉपर्टी को बोलते थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी मोशन पे हो और मोशन पे रहना चाहे इस प्रॉपर्टी को बोलते थे इनर्शिया ऑफ मोशन। इस तरह से बच्चों कोई बॉडी एक डायरेक्शन को फॉलो करे उसको बोलते थे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फिर मोमेंटम आता था बच्चों। मोमेंटम था इफेक्ट ऑफ मोशन। मोमेंटम का फॉर्मूला था मास इनटू वेलोसिटी। सिमिलरली फिर आता है इम्पल्स। इम्पल्स होता था इफेक्ट ऑफ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए स्मॉल टाइम। इम्पल्स का फॉर्मूला था J इज इक्वल टू एफ इंटू टी। फिर हमने रीड किया था इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू था चेंज इन मोमेंटम। इसके बीच में हमने न्यूटन्स के 3 लॉज करे थे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। अब हम इन तीनों लॉज के बेसिस पे और इन कंसेप्ट के बेसिस पे फर्स्ट न्यूमेरिकल से फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स द मेजर ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया किस चीज में मेजर होता है, कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो इनर्शिया के बारे में बताती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा मास। इसका आप एग्जांपल देखिए। अगर मैं आपको कहूं आपने छोटे से एक स्टोन को, एक पत्थर को आगे धकेलना है, पुश करना, तो आप कर पाओगे। लेकिन मैं कह दूं एक बड़े पहाड़ को, एक दीवार को, वॉल को, किसी मकान को पुश करना है तो आप कर पाओगे? नहीं। तो हम देख रहे हैं जितना ज़्यादा मास होगा उतने ही अपने स्टेट को कंटिन्यू करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। अगर अभी भी इससे समझ नहीं आया तो अब ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो हमारे पास बच्चों अभी क्या हो रहा है कि सामने से एक साइकिल आ रही है और एक बच्चा हाथ आगे करके, मान लो माधव, अक्षित, कोई भी बच्चा हाथ आगे करके क्या करता है, उस साइकिल को रोक देता है। लेकिन मान लो ट्रेन आ रही है, क्या ट्रेन के आगे रुक के क्या वो साइकिल उस ट्रेन को रोक पाएगा? नहीं। तो हम देख रहे हैं जितना मास ज़्यादा होगा ना तो उतनी इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, मतलब रुके रहने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी, चलते रहने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो क्या होता है, व्हाट गिव्स द मेजर ऑफ इनर्शिया? तो मास ऑफ द बॉडी गिव्स द मेजर ऑफ इनर्शिया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द न्यूटन्स लॉ इन्वॉल्व इन रॉकेट प्रोपल्सन। बच्चों प्रोपल्सन का मतलब होता है चलना या उड़ना। तो अभी अपने से पूछा है कि इनमें से कौन सा लॉ, न्यूटन्स का कौन सा लॉ होता है जो रॉकेट को उड़ने में हेल्प करता है। तो आपने देखा होगा बच्चों, रॉकेट जो है वो अपने पीछे से बहुत सारी गैसेस बाहर निकालता है। जिस डाउन से गैसेस आते तो वो अप जाता है। तो हमने ये देखा कि जितना एक्शन हो रहा है, मतलब जितना गैसेस बाहर निकल रही है उतना क्या हो रहा है, वो रिएक्शन भी लगा रही हैं। तो हम देखेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता था एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। तो आएगा इसका आंसर न्यूटन्स थर्ड लॉ। नेक्स्ट आता है बच्चों, हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग। बच्चों फ्रिक्शन क्या होता है, ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था ना, कि जब भी कोई बॉडी दूसरी बॉडी पर रब करती है तो एक बैकवर्ड फोर्स लगता है। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू पुश द ग्राउंड बैक। क्योंकि हम जब ग्राउंड को बैक पुश करेंगे ना तो ही ग्राउंड अपने को आगे भेजेगी, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर मान लो फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो हम ग्राउंड को पुश ही नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लो मैं ऑयल स्प्रेड कर दूं, तेल खिंडा दूं नीचे, आप चलना चाहोगे तो स्लिपरी हो जाएगा, आप ग्राउंड को अच्छे से पुश नहीं कर पाओगे तो आगे नहीं चल पाओगे, इसलिए स्लिप हो जाओगे। तो इसलिए क्या आंसर आएगा बच्चों, हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग का, ड्यू टू फ्रिक्शन वी आर एबल टू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड ड्यूरिंग वॉकिंग, द रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड हेल्प अस टू मूव। तभी अपने को क्या मिलती है, रिएक्शन। नेक्स्ट आता है बच्चों, व्हाई डज वी स्लीप ऑन ए रेनी डे। देखो अभी भी मैंने समझाया था। आप देखिए बच्चों, जब भी रेन आती है, रेन आने से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है, स्लिपरी हो जाती है जगह, जिसकी वजह से अब हम ग्राउंड को उतना पुश नहीं कर पाते। इसलिए देखो, ऑन आ रेनी डे द वेट ग्राउंड बिकम वेरी स्मूथ। जो वेट ग्राउंड होता है वो स्मूथ बन जाता है। द फ्रिक्शन बिटवीन आवर फीट एंड द ग्राउंड इज ग्रेटली रिड्यूस। फ्रिक्शन कम हो जाता है। इट कॉजेज अस टू स्लिप, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, स्लिप। बिकॉज अब हम उतना प्रेस नहीं कर पाते जितना हम ग्राउंड को पहले प्रेस करते थे। नेक्स्ट आता है बच्चों, द टोटल मोमेंटम ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कॉन्स्टेंट। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू।
क्या जो टोटल मोमेंटम है किसी भी यूनिवर्स का वो कांस्टेंट रहता है? तो बच्चों ये ट्रू है, क्योंकि हमने एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रीड किया था। उसमें मैंने क्या कहा था कि कोई अगर मान लो एक गन है, उसमें से बुलेट फायर करते हैं, अगर बुलेट आगे जाती थी, गन कहाँ आती थी? पीछे। या मैंने कहा था एक 80 किलो की सुंदर कन्या है, वो किसी बोट से बाहर शोर पे किनारे पे जाती है, तो बोट का जाती है पीछे। तो मतलब पूरा जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता, जितनी बॉडी आगे जाएगी उतना पीछे भी। जैसे क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, अगर एक पीस वहाँ गया, दूसरा एक टुकड़ा वहाँ गया उसका, तो दूसरा पीस उसके अपोजिट साइड जाता है। तो हमने क्या देखा कि किसी भी यूनिवर्स के लिए जो मोमेंटम होता है वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। और दूसरी बात ये, इसके लिए एक कंडीशन थी कि बाहर से फोर्स ना लगे। तब हम कह रहे हैं पूरा यूनिवर्स, तो बाहर तो कुछ बचा ही नहीं, इसीलिए हम क्या देखेंगे? बाहर से कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा। सो यस, नो एक्सटर्नल फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन द यूनिवर्स, क्योंकि जब पूरा यूनिवर्स ही कह दिया उस पर बाहर से कहाँ फोर्स लगेगा। सो इट्स टोटल मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि ये कंडीशन थी बच्चों, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक मोमेंटम कंजर्व रहता है। और इसका आंसर क्या है कि जो यूनिवर्स है उसका मोमेंटम ऑलवेज क्या रहता है? कांस्टेंट, क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं लग रहा। फिर आता है बच्चों, ए कार ऑफ वेट 100 किलोग्राम इज एट रेस्ट। एक कार है जिसका मास 100 किलोग्राम गिवन है, और पूछा गया व्हाट इज लीनियर मोमेंटम ऑफ द बस। सॉरी, यहाँ पे हम ठीक कर लेंगे, इसकी जगह या तो ऊपर कार की जगह बस कर लो, या यहाँ बस की जगह कार कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि बच्चों रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी 0, और हमें पता है मोमेंटम का फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। हम यहाँ पर कार कर लेते हैं, तो कार का मास तो है बट जो वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि रेस्ट पे है कार, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा? 0 इंटू समथिंग 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते बच्चों, इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज वैलिड फॉर ए सिस्टम कंस्टिट्यूट मोर देन 2 पार्टिकल। क्या एक से ज़्यादा पार्टिकल, 2 से ज़्यादा पार्टिकल हो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई होता है? यस। इसके लिए ओनली वन कंडीशन है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होना चाहिए, चाहे किसी सिस्टम में बॉडीज कितनी भी हो। अभी हमने यूनिवर्स का एग्जाम्पल भी देखा था, पूरे यूनिवर्स का भी मोमेंटम सेम रहेगा जब तक बाहर से फोर्स ना लगे। तो हम कहेंगे यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ए जनरल लॉ विच इज अप्लाइड एप्लीकेबल टू ऑल सिस्टम। नेक्स्ट आता है बच्चों, वाई व्हील आर मेड सर्कुलर, एक्सप्लेन। बच्चों देखो क्या होता है, हमारे पास अलग अलग फ्रिक्शन के अलग अलग वैल्यूज होती हैं। अगर मान लो हम किसी बॉडी को स्लाइड करते हैं, घसीटते हैं, तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। अगर रोल करके आते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है। ये आपने देखा होगा सिलेंडर के केस में। कभी आप सिलेंडर को लेके आते हो तो अगर सिलेंडर रोल कर रहा है, या पानी की एक बोतल ले लो, उसको आप खींचो तो वो ईजिली आगे नहीं आएगी। वो जो वाटर टम्बलर है, पानी की जो बोतल है, वो क्या है, अगर आप उसको ऐसे रोल करोगे तो इजीली आगे आएगी। तो हम देखते हैं जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। सिंस रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है? लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, सो द बॉडी मूव्स इजीली, इसलिए जो व्हील होता है वो सर्कुलर बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, वाई रॉकेट्स आर गिवन कोनिकल शेप। कोनिकल शेप होता है बच्चों, ऐसे आगे से कौन बन रहा होता है, इस शेप को बोलते हैं कौन। जो रॉकेट्स होते हैं वो इससे कौन की शेप करते हैं। सॉफ्टी में हम कौन खाते हैं, सॉफ्टी का कौन हम खाते हैं। तो अभी क्या है बच्चों, ऐसे कॉनिकल शेप होने का ये फायदा है कि कम से कम जो है रॉकेट एयर के टच में आएगा, यहाँ से कम टच में आएगा, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तभी क्या होता है बच्चों, जो आप बसेस वगैरह देखते हो उसके जो शीशे होते हैं, सामने वाला जो ग्लास होता है वो सीधा नहीं होता, थोड़ा सा टिल्टेड होता है, ऐसे सीधा टिल्टेड होता है ताकि एयर इजीली पास कर पाए। तो इसके लिए कॉनिकल इसलिए बनाते हैं, एयर इसको टच करके इजीली पास करके यहाँ से पास अवे हो सके। तो इसलिए इसका आंसर आएगा द रॉकेट इज गिवन कॉनिकल शेप सो एज टू रिड्यूस एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन, ताकि एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट बच्चों, विल अ पर्सन वाइल फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम अ गन एक्सपीरियंस ए बैकवर्ड जर्क वाई। तो वो कह रहे हैं जब भी कोई भी एक पर्सन गन को फायर करता है तो बैकवर्ड जर्क लगता है। यस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है जितना बॉडी का पार्ट आगे गया उतना कहाँ जाएगा, पीछे भी जाएगा। तो अभी क्या आ गया, यस दिस इज ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाई डज ए स्विमर पुश द वाटर बैकवर्ड। बच्चों अपने को पता है, ये क्वेश्चन समझ आ गया कि कोई भी एक स्विमर है वो वाटर को बैकवर्ड के पुश करता है, तो इसका आंसर आएगा ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर वो स्विमर जो है वाटर को बैकवर्ड पुश करेगा तो वाटर कहाँ करेगा, उसको फॉरवर्ड पुश करेगा, इस तरह से वो स्विम कर पाएगा। तो आंसर आएगा सो एज टू गेट फॉरवर्ड पुशेस, क्योंकि जब भी
स्विमर बैकवर्ड पुश करेगा तो उसको फॉरवर्ड पुश मिलेगा और वो स्विमर आगे की तरफ जा पाएगा। तो इसका आंसर है सो एज टू गेट फॉरवर्ड पुशेस अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट बच्चों, व्हाट हैपन टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ नेट फोर्स ऑन इट इज डबल। अगर नेट फोर्स को डबल कर देंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? बच्चों हमें पता है फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर बच्चों फोर्स को डबल कर देंगे तो मास तो किसी बॉडी का चेंज हो नहीं सकता, मास हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम। इसीलिए इसका आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू एज मास रिमेन कांस्टेंट सो एक्सेलरेशन विल आल्सो बी डबल व्हेन द फोर्स इज डबल। क्योंकि मास जो है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए एक्सेलरेशन विल आल्सो बिकम डबल। अगर फोर्स डबल होगा तो एक्सेलरेशन भी डबल होगा। नेक्स्ट है नेम द फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, कौन सा फैक्टर जिस पे इनर्शिया डिपेंड करता है, तो वो फैक्टर है मास। नेक्स्ट आता है बच्चों, इज एनी फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो आंसर आएगा नो। बच्चों अगर देखो वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाए, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन यही थी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन 0 होगा। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई मास को करेंगे तो फोर्स भी 0 आ जाएगा। हैंस अपने को पता चला कि जब भी वेलोसिटी चेंज ना हो रही है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन 0 होता है। एक्सेलरेशन 0 होता है तो फोर्स भी 0 होता है, इसलिए हम इसका आंसर लिखेंगे नो। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुक इज लेइंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, इज सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बुक। बच्चों ये देखो, ये यूं कहना चाह रहे हैं कि मान लो हमारे पास इस तरह से कोई ये प्लेन है, एक ये प्लेन है, प्लेन का मतलब कोई भी एक सरफेस है। अगर इसके ऊपर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, मैं इसके ऊपर ये मार्कर रख देता हूँ। अभी देखो जब ये मार्कर को मैंने इसको टिल्ट किया तो ये मार्कर अभी नीचे गिरना स्टार्ट हुआ। अभी देखो थोड़ा सा टिल्ट करते हैं इसको हम, ये देखिए मार्कर क्या एकदम से नीचे गिर गया, नहीं, ये टिल्ट है। अभी मार्कर क्यों नीचे नहीं गिर रहा, क्योंकि बच्चों मार्कर के सरफेस और नीचे वाले सरफेस में फ्रिक्शन है। तो अब ये कह रहे हैं कि कभी भी इंक्लाइंड प्लेन होगा, इससे टेढ़ा पड़ा होगा और बुक अभी भी नीचे नहीं आ रही, तो क्या फ्रिक्शन होगा? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो बुक है वो फ्रिक्शन की वजह से नीचे नहीं आ रही, इसीलिए हम लिखेंगे यस फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग। नेक्स्ट है व्हेन ए हाई जंपर लीव्स द ग्राउंड वेयर डज द फोर्स विच एक्सेलरेट द जंपर अपवर्ड कम्स फ्रॉम। बच्चों ये कह रहा है कि जो जंप करने वाला कोई पर्सन जंप करता है तो वो एकदम से हाई जंप कैसे करता है, वो फोर्स कहाँ से आता है? तो बच्चों जितना हाई जंप करना होगा, जितना उसने लॉन्ग जंप करना होगा, तो कोई भी जंपर क्या करेगा, ग्राउंड को उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा, उतना ग्राउंड को बेंड करेगा, उतना ग्राउंड को प्रेस करेगा। मैंने आपको बताया भी था कि बच्चों जब भी जंप करना हो तो अपने को अपने नीज, अपने घुटनों को मोड़ना होता है। क्यों? क्योंकि हम अर्थ पे फोर्स लगाते हैं इस तरह से करके। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो सीधा खड़े खड़े एकदम से जंप कर जाए। तो अपने को ये बात समझ आई कि जब भी कोई भी जंपर हाई जंप करता है, द हाई जंपर प्रेसिस द ग्राउंड, वो ग्राउंड को प्रेस करता है बहुत हार्डली। द ग्राउंड इन टर्न्स रिएक्ट ऑन हिम, जो ग्राउंड है उस एज ए रिएक्शन वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है नेसेसरी अपवर्ड एक्सेलरेटिंग फोर्स। नेक्स्ट आता है बच्चों न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया एक्सप्लेन। बच्चों क्योंकि है ना, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, जब तक कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगता। यही तो इनर्शिया की डेफिनेशन थी कि एवरी बॉडी अपनी जो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन है उसको कंटिन्यू करती है। इसीलिए हम कहेंगे कि यस जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ए बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन along a straight line unless an external force acts on it। जब तक उस बॉडी के ऊपर बाहर से फोर्स नहीं लगता तो कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकती। और बच्चों इसका मतलब क्या होगा, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है, टू कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट और दैट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट पे रहे या किस पे रहे, यूनिफॉर्म मोशन में। यही तो बच्चों क्या है, टर्म ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की यही टर्म है। थर्स इस प्रकार से न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो लॉ ऑफ इनर्शिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, व्हाई इज इट मूव
डेंजरस टू फॉल ऑन ए फ्रोजन आइस देन ए फ्रेश स्नो। बच्चों जो फ्रेश स्नो होती है वो सॉफ्टर होती है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको एक तो चांटा पड़े और एक आपके गाल को प्रेस किया जाए तो चांटे में आपको ज़्यादा चोट लगती है बच्चों। ऐसा इसीलिए, या मैंने एक एग्जांपल दिया था, जो बॉलर होते हैं वो बॉल को कैच करने से पहले अपने हाथ को, हैंड्स को पीछे की तरफ ले जाते हैं। ऐसा इसलिए ताकि टाइम बढ़ जाए। अगर हम एक तो सैंड फ्लोर पे, मिट्टी वाले फर्श पे गिरते हैं और एक सीमेंटेड फर्श पे गिरते हैं तो चोट मिट्टी वाले सैंड फ्लोर पे कम लगती है, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है, मोशन को ट्रांसफर होने में टाइम लग जाता है। जैसे कि अभी देखो जो फ्रोजन आइस है जो जम चुकी है और एक फ्रेश स्नो है, उसमें क्या होता है, तो फ्रेश स्नो इज सॉफ्टर, जो फ्रेश स्नो है वो सॉफ्टर होती है, एंड फ्रोजन आइस जो उसकी आइस जो फ्रीज हो चुकी है, जो हम फ्रीज के अंदर देखते हैं फ्रोजन आइस, वो क्या होती है, हार्डर होती है। सो द इम्पल्स कॉज्ड बाय फॉलिंग ऑन फ्रेश स्नो इज मच लेसर, क्योंकि फ्रेश स्नो जो है वो सॉफ्टर होती है, इसलिए इम्पल्स भी उस पर गिरने से क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हमें चोट जो होती है वो कम लगती है। सो डेंजरस क्या है, कम डेंजरस है फ्रेश स्नो के ऊपर गिरना। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19, वाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज व्हेन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर मेड एक्सट्रीमली स्मूथ पॉलिश्ड बायोंड ए सर्टेन लिमिट। अभी तक बच्चों अपन ने ये देखा था कि किसी बॉडी को हम प्लेन करते हैं, स्मूथ करते हैं तो फ्रिक्शन कम होता है, लेकिन एक लिमिट से ज़्यादा सरफेस को हम अगर वो कर दें, स्मूथ कर दें, तो फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसका एग्जांपल देखो बताता हूँ मैं आपको। आप दो शीशे ले लो, ग्लास ले लो, उन ग्लास के बीच में वाटर डाल दो, पानी डाल दो या ऑयल डाल दो। अब आप दोनों ग्लास को अलग करना चाहोगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए बच्चों, जब भी कोई सरफेस बहुत ज़्यादा प्लेन होता है तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे बॉन्डिंग बन जाती हैं, क्योंकि दो सरफेस हैं एक किस्म के। अगर इसको भी बहुत छोटे छोटे लॉक बना दूं इसमें भी और दोनों को टच कर दूं तो वो लॉक एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, व्हेन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर मेड एक्सट्रीमली स्मूथ देन दे कम्स इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं विद ईच अदर। सो फोर्स ऑफ एडेशन कम्स इन टू प्ले, और वो इतना पास में आते हैं स्मूथ होने से कि वो एकदम चिपके हुए लगते हैं। फोर्स ऑफ एडेशन मतलब चिपकने वाला फोर्स। नेक्स्ट बच्चों, ए हॉर्स कैन नॉट पुल ए कार्ट एंड रन इन द एम्प्टी स्पेस, वाई। अभी हमने देखा था कि कभी भी हम ग्राउंड को पुश करते हैं, ग्राउंड हमें एज ए रिएक्शन आगे की तरफ भेजती है। अब वो पूछ रहे हैं कि जो हॉर्स है वो स्पेस के अंदर, हॉर्स जो है वो स्पेस के अंदर कार्ट को, गाड़ी को नहीं खींच सकता। क्यों? क्योंकि बच्चों ग्राउंड ही नहीं होगा तो वो एक्शन कहाँ करेगा, ग्राउंड को प्रेस नहीं कर पाएगा हॉर्स, और अगर ग्राउंड को प्रेस नहीं कर पाएगा तो उस हॉर्स को रिएक्शन भी नहीं मिलेगी। इसलिए स्पेस के अंदर कभी भी हॉर्स जो है वो कार्ट को पुल नहीं कर सकता। आइए इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। While trying to pull a cart, horse pushes the ground backward. हॉर्स कहाँ करता है, पीछे की तरफ अर्थ पे फोर्स लगाता है, और अर्थ कहाँ लगाती है, उस पर आगे, तभी हॉर्स चलता है ना। लेकिन क्या बच्चों, विद ए सर्टेन फोर्स एट एन एंगल, द ग्राउंड, किसी एक विशेष एंगल के ऊपर हॉर्स फोर्स लगाता है, द ग्राउंड ऑफर एन रिएक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, और ग्राउंड उसको आगे की तरफ फोर्स लगाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन मतलब आगे की तरफ, ऑन द फीट ऑफ द हॉर्स, जिसकी वजह से हॉर्स चल सकता है। बट इन एम्प्टी स्पेस देयर इज नो रिएक्शन, एम्प्टी स्पेस में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सो जो हॉर्स है वो कभी भी कार्ट को पुल नहीं कर पाएगा। आज की क्लास में बच्चों हम 20 तक की कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हम इसको अभी 2-3 क्लासों में और कंटिन्यू करेंगे ताकि धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बिल्ड हो जाएं। और बच्चों एक बार ही आपको टफ लगेंगे, लेकिन दोबारा अगर आप इसी को रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे तो ईजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि बारी बारी इनको आपने 2-3 बारी पढ़ना है, फिर आपने नोटबुक के अंदर नोट करना है। थैंक यू वेरी मच।